नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गुणसूत्र क्या होता है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी, गुणसूत्र के कौन कौन से प्रकार होते हैं और गुणसूत्र का महत्व क्या होता है। तो ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप यहाँ तक आ गए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अगर आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आधा अधूरा ज्ञान आपके किसी भी काम का नहीं होगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र जिसे इंग्लिश में क्रोमोसोम भी कहा जाता है और इसके नाम से पता है, क्रोमोसोम होता है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है या दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है क्रोमा जिसका मतलब होता है रंगीन, और एक शब्द है सोमा जिसका मतलब होता है कोई भी एक संरचना, या जिसे हम बोल सकते हैं काय। तो ये एक रंगीन संरचना थी और ये जो संरचना थी ये कोशिका के नाभिक में पाई जाती है। मुख्य रूप से ये कोशिका के नाभिक में पाई जाती हैं। सामान्य तौर पर ये कोशिका में क्रोमेटिन तंतुओं के रूप में होते हैं, लेकिन जब कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है उस दौरान ये हमें रंगीन संरचनाओं या मोटे जो धागे होते हैं उन रूप में दिखाई देते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि ये गुणसूत्र कैसा दिखाई देता है, इसकी संरचना क्या है। तो दोस्तों, यदि हम इसका गुणसूत्र का ये क्रोमोसोम देखें तो इस क्रोमोसोम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है क्रोमा जिसका मतलब हो गया रंगीन या रंग, और एक शब्द है सोमा जिसका मतलब होता है शरीर। इसलिए क्रोमोसोम का शाब्दिक अर्थ हो गया है कि रंगीन शरीर या रंग ग्रहण करने वाला शरीर, और इसी कारण से ये स्टेन ले लेता है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है, क्रोमोसोम पड़ा है। यदि हम गुणसूत्र के बारे में देखें तो जो ये गुणसूत्र होता है, अभी आपको बताया है कि ये कोशिका के नाभिक में पाया जाता है और ये छोटे धागे नुमा क्या होती हैं, संरचनाएं होती हैं। सामान्य तौर पर ये क्रोमेटिन तंतु के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन ये कोशिका विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था होती है, याद रखना हमें कि जो गुणसूत्र होते हैं वो मुख्य रूप से हमें कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में ही दिखाई देते हैं। तो ये मेटाफेज अवस्था में ये गुणसूत्र के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा जो ये गुणसूत्र बना होता है ये मुख्य रूप से हमारा एक तो डीएनए से और साथ साथ में प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अर्थात जो आपका डीएनए और प्रोटीन में भी हिस्टोन प्रोटीन मुख्य तौर पर पाया जाता है और वो गुणसूत्र का निर्माण करता है। हमें पता है कि डीएनए के अंदर हमारी आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं, तो इस कारण से क्रोमोसोम में ही सारे आनुवांशिक लक्षण होते हैं। इनकी जानकारी क्या रहती है, संग्रहित रहती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनको लेकर कौन जाता है, ये क्रोमोसोम ही लेकर जाते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो आपको बता दिया गया है कि कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में, मेटाफेज अवस्था में ये दिखाई देता है। इसके बाद में यदि इसकी हम परिभाषा देखें तो क्रोमोसोम वे धागेनुमा आनुवांशिक संरचनाएं हैं जो कोशिका के नाभिक में पाई जाती हैं और डीएनए को व्यवस्थित रूप में संग्रहित रखती हैं। प्रत्येक जीव प्रजाति में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है, चाहे से कोई भी जीव हो उसमें क्रोमोसोम की संख्या निश्चित पाई जाती है। जैसे मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या होती है वो होती है 46, और सामान्य तौर पर जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं, या जिसे बोल सकते हैं हम युग्म में पाए जाते हैं। तो यदि हम 46 गुणसूत्र देखें तो टोटल आपके 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से मटर में 14 और कुत्ते में 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो सभी जीवों में इन गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है लेकिन फिक्स होती है। इसके अलावा यदि हम देखें कि गुणसूत्र की खोज किसने की है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो यदि हम गुणसूत्र की खोज के बारे में बात करें तो कोई एक वैज्ञानिक के बारे में हम बता नहीं सकते, इसको हम दो तरीके से बताते हैं कि सबसे पहले इस संरचना को देखा किसने और फिर इसको गुणसूत्र नाम किसने दिया है। तो जो सबसे पहले देखा है वो देखा है वोल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में। वोल्टर फ्लेमिंग ने इस संरचना को सबसे पहले देखा था 1882 में। उन्होंने कोशिका विभाजन है उस समय इसको क्या, धागेनुमा संरचना को देखा था, और बाद में यही संरचना आगे चलकर क्या कहलाई, क्रोमोसोम कहलाई। क्रोमोसोम शब्द, ये जो शब्द नाम दिया है
इसको ये जो क्रोमोसोम नाम दिया है, ये दिया है वोल्डियर ने, और ये दिया है 1888 में। उन्होंने इन्हीं धागे नुमा संरचनाओं को रंगित अर्थात स्टेन करके देखा और क्रोमोसोम नाम दिया। इसके बाद में यदि हम गुणसूत्र की संरचना देखें तो एक जो गुणसूत्र होता है ये एक धागे नुमा होता है और सर्पिल रूप में पाया जाता है। दोस्तों, यदि मैं गुणसूत्र की एक सामान्य संरचना बनाऊं तो सामान्य तौर पर गुणसूत्र इस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन बाद में ये टेट्राड रूप में भी दिखाई देता है। यहां पर इस गुणसूत्र का सेंट्रोमियर पाया जाता है बीच में, और ये है, इसे हम कहते हैं क्रोमेटिड। इसे हम क्रोमेटिड कहते हैं, और ये बीच में जो बिंदु है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। बाद में ये क्रोमेटिड विभाजित हो जाता है और एक क्रोमेटिड के जो दो भुजाएं होती हैं, दो भाग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। उन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें देखना है कि जो गुणसूत्र होता है उसकी संरचना में या गुणसूत्र के जो मुख्य मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। तो हमने बताया कि जो गुणसूत्र है वो धागे नुमा है, सर्पिल है, और इसके अलावा ये डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब प्रत्येक गुणसूत्र दो समान आधे भाग होते हैं और इन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। जो ये वाला है ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरा क्रोमेटिड। बाद में यही आगे विभाजित हो जाता है और एक क्रोमेटिड से दो बन जाते हैं और उसे बोल देते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों डीएनए की प्रतिकृति से बनते हैं। दोनों क्रोमेटिड आपस में सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस बिंदु को हम सेंट्रोमियर कहते हैं। जैसे यहां पर हम डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि ये यहां पर इसका सेंट्रोमियर है। इसके अलावा जो ये गुणसूत्र हैं इसके जो क्रोमेटिड होता है उनको भुजा भी कहते हैं हम। ये एक तरफ जो भुजा होती है ये थोड़ी सी छोटी होती है, इस कारण इसे हम शॉर्ट आर्म या छोटी भुजा भी कहते हैं। दूसरी तरफ की जो ये भुजा होती है ये थोड़ी बड़ी होती है, इस कारण इसे हम बड़ी भुजा भी कहते हैं। बड़ी भुजा भी कहते हैं। और बाद में एक क्रोमेटिड दो भागों में विभाजित हो जाता है जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। और इसके अलावा जो भी कोई गुणसूत्र होता है उसका जो एंड पार्ट होता है उस एंड पार्ट पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है और उसी टोपी नुमा संरचना को हम टीलोमियर कहते हैं। उसे हम टीलोमियर कहते हैं। तो इस प्रकार से ये गुणसूत्र की संरचना होती है। अब इसके और कौन कौन से भाग होते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो ये सेंट्रोमियर आपको बता दिया है कि यह एक संकुचित भाग है, बीच में दबा हुआ भाग है और जहां से दोनों क्रोमेटिड जुड़े होते हैं। इसी के आधार पर गुणसूत्रों के प्रकार भी बनते हैं, जैसे आगे हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मेट्रासेंट्रिक हो गया, एक्रोसेंट्रिक हो गया, सब एक्ट्रोसेंट्रिक हो गया और टीलोसेंट्रिक, जो प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन के दौरान स्पिंडल या जिन्हें आप हिंदी में बोलते हो तर्कु तंतु, वो गुणसूत्र के इसी भाग पर आकर जुड़ते हैं। इसके अलावा भी आपको बताई है कि जो एक गुणसूत्र होता है उसमें दो भुजाएं होती हैं। एक होता है छोटी भुजा जिसे हम पी भुजा भी कहते हैं और एक होती है लंबी भुजा जिसे हम क्यू भुजा भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक हिस्सा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर अभी आपको बताया है कि जो गुणसूत्र का क्रोमेटिड होता है उसका जो एंड पार्ट होता है उसे हम टीलोमियर के नाम से जानते हैं। और ये होता है एक टोपीनुमा संरचना होती है जो उसके जो सिरा होता है उसको सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह गुणसूत्र को टूटने से, घिसने से बचाता है और उम्र बढ़ने पर टीलोमियर क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं।
दोस्तों ये संरचना हमें देखनी है, क्रोमोनिमा। जैसे मान लो कि ये एक गुणसूत्र है, ये इसका सेंट्रोमियर हो गया और ये इसके दोनों क्रोमेटिड हो गए। तो इसके जो ये क्रोमेटिड है इसके अंदर डीएनए होता है, इसे सर्पिल रूप में पाया जाता है। और ये जो डीएनए सर्पिल रूप में पाया जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमोनिमा कहते हैं। इसी को हम क्रोमोनिमा कहते हैं। तो क्रोमेटिड के अंदर पाए जाने वाले जो पतले रेसे होते हैं यही आगे चलकर सर्पिलाकार कुंडलित बनाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमोनिमा कहते हैं। इसके बाद में हो गया है क्रोमोमियर। दोस्तों यदि हम देखें तो जो ये क्रोमोनिमा है इसके ऊपर छोटे छोटे दाने नुमा संरचना भी पाई जाती हैं। छोटे छोटे दाने नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं और इन्हें हम क्रोमोमियर के नाम से जानते हैं। इन्हें हम क्रोमोमियर के नाम से जानते हैं। तो क्रोमोनिमा पर छोटे छोटे मोती जैसे बिंदु होते हैं और इन्हें गुणसूत्र का बीडेड अपीयरेंस कहते हैं, मतलब मोती के जैसे ये दिखाई देते हैं। अब इसके बाद में अभी हमने देखा है कि जो गुणसूत्र है इस गुणसूत्र में ये बीच का सेंटर है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। बीच का जो बिंदु है उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। लेकिन इस सेंट्रोमियर पर जो गुणसूत्र के क्रोमेटिड होते हैं ये संकुचित हो जाते हैं और ये लगभग सभी गुणसूत्रों में पाया जाता है। और क्योंकि ये मुख्य संकुचन है इस कारण इसे हम प्राथमिक संकुचन भी कहते हैं। अर्थात जो सेंट्रोमियर होता है गुणसूत्र में वो प्राथमिक संकुचन पर ही पाया जाता है। तो जो आपका प्राथमिक संकुचन होता है ये सेंट्रोमियर स्थित स्थान है, अर्थात इसी संकुचन पर सेंट्रोमियर स्थित होता है और वास्तव में यही एक असली संकुचन होता है। हालांकि कुछ गुणसूत्र ऐसे होते हैं जिनमें इसके अलावा भी एक संकुचित हिस्सा पाया जा सकता है और उसे हम आपका द्वितीयक संकुचन के नाम से जानते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन अर्थात द्वितीयक संकुचन। तो कुछ गुणसूत्रों में ध्यान से सुनना है कि प्राथमिक संकुचन लगभग सभी गुणसूत्रों में पाया जाता है, लेकिन द्वितीयक संकुचन होता है ये कुछ ही गुणसूत्रों में पाया जाता है, सभी में उपस्थित हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो कुछ गुणसूत्रों में सेंट्रोमियर के अलावा एक और संकुचन पाया जाता है जिससे जुड़ा भाग क्या कहलाता है, सैटेलाइट कहलाता है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सैटेलाइट क्या है। तो मान लो ये हमारा गुणसूत्र, ये इसका प्राथमिक संकुचन है जहां पर सेंट्रोमियर है और कई जो गुणसूत्र होते हैं इनमें यहां पर एक अन्य संकुचन भी पाया जाता है। और ये तो हो गया है हमारे प्राइमरी अर्थात प्राथमिक संकुचन और यह हो गया है द्वितीयक संकुचन। द्वितीयक संकुचन। अब द्वितीयक संकुचन के बाद में जो ये गुणसूत्र का ये वाला हिस्सा होता है, एंड वाला हिस्सा, जो ये पूरा हिस्सा है गुणसूत्र का, इस हिस्से को हम सैटेलाइट कहते हैं। तो द्वितीयक संकुचन से अलग एक छोटा हिस्सा बनता है। द्वितीयक संकुचन के कारण से गुणसूत्र के क्रोमेटिड में एक छोटा हिस्सा बन जाता है और उसी छोटे हिस्से को हम सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। और यह मुख्य रूप से एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र में अधिक पाया जाता है। द्वितीयक संकुचन भी मुख्य रूप से आपके जो एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र होते हैं उनमें पाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र क्या होते हैं, तो हम आगे जब गुणसूत्र के प्रकार पढ़ेंगे उस दौरान देखने वाले हैं। तो ये आ गए हैं गुणसूत्र के प्रकार। देखो यदि हम गुणसूत्र के बारे में बात करें तो गुणसूत्र को अलग अलग आधारों पर विभाजित किया जा सकता है।
एक तो इनके सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है कि इसका जो सेंट्रोमियर होता है वो कहां पर उपस्थित है। तो सेंट्रोमियर के आधार पर इसको विभाजित किया जाता है। सेंट्रोमियर के आधार पर इसके 4 प्रकार होते हैं। एक होता है मेटासेंट्रिक, मध्य केंद्र की। एक होता है सब मेटासेंट्रिक, जिसे बोलते हैं उप मध्य केंद्र की। एक होता है एक्रोसेंट्रिक और एक होता है टीलोसेंट्रिक। इनका आप हिंदी में अर्थ देख लेना। तो ये 4 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। किसके आधार पे? इनके सेंट्रोमियर के आधार पर। जो आपका मेटासेंट्रिक होता है मध्य केंद्र की, इसका मतलब ये हो गया है कि जो इसका सेंट्रोमियर होता है ये लगभग बीच में पाया जाता है। अब आपको लग रहा होगा ये बीच में नहीं है, लेकिन लगभग बीच में पाया जाता है। तो ये हो गया है मेटासेंट्रिक। एक होता है सब मेटासेंट्रिक। कहने का मतलब ये हो गया है कि इसका जो सेंट्रोमियर है वो आपके मध्य से थोड़ा दूर पाया जाता है, जिसके कारण एक बड़ी भुजा बन जाती है और एक छोटी भुजा बन जाती है। एक होता है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक का मतलब यह हो गया है कि इसका जो सेंट्रोमियर होता है वो लगभग एंड पर तो नहीं होता, लेकिन उससे थोड़ा सा दूरी पर ही स्थित होता है, जिसके कारण से एक तो अत्यधिक लंबी भुजा बन जाती है और एक अत्यधिक ही छोटी भुजा बन जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। और एक लास्ट प्रकार हो गया है टीलोसेंट्रिक। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है टीलोमियर, और टीलोमियर होता है वो किसी भी गुणसूत्र का जो क्रोमेटिड होता है उसका एंड वाला पार्ट होता है। जब आपका सेंट्रोमियर है वो एंड पार्ट पर उपस्थित हो, अर्थात टीलोमियर पर उपस्थित हो, तो उसे ही हम टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी आकृति और सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर ये 4 प्रकार के हो गए हैं। पहला हो गया है मेटासेंट्रिक, दूसरा हो गया है सब मेटासेंट्रिक, तीसरा हो गया है आपका एक्रोसेंट्रिक और चौथा हो गया है आपका टीलोसेंट्रिक। इसके बाद में हम देखते हैं इनके, अभी इसी को लिखा हुआ है कि जो मेटासेंट्रिक होता है इसमें सेंट्रोमियर बीच में होता है और दोनों भुजा होती हैं वो लगभग बराबर होती हैं। इसी प्रकार से सब मेटासेंट्रिक, सेंट्रोमियर थोड़ा हटकर होता है, जिसके कारण से एक भुजा थोड़ी लंबी हो जाती है और एक भुजा थोड़ी छोटी हो जाती है। फिर है एक्रोसेंट्रिक। इसमें देखो सेंट्रोमियर ऊपर की ओर होता है, जिससे एक बहुत ही बड़ी भुजा बन जाती है और एक बहुत छोटी भुजा बन जाती है। इसके अलावा एक है टीलोसेंट्रिक, और इसमें जो सेंट्रोमियर होता है ये बिल्कुल छोर पर स्थित होता है, और क्योंकि एंड पर होता है तो इस कारण से इसमें केवल एक ही भुजा होती है। तो ये तो हो गए हैं सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं। अब हम देखते हैं इनके कार्य के आधार पर गुणसूत्र कौन सा कार्य कर रहा है, उसके आधार पर जो गुणसूत्र होते हैं इनको 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक जिन्हें हम बोलते हैं ऑटोसोम्स और दूसरे जिन्हें हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, अर्थात लिंग गुणसूत्र। तो इस आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पे। तो कार्य के आधार पे एक तो होता है ऑटोसोम, अर्थात जिन्हें बोलते हैं स्वतंत्र गुणसूत्र, और ये हमारे शरीर के जो भी सामान्य लक्षण होते हैं इनको नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर की लंबाई हो गई, हमारे शरीर का रंग हो गया, बालों का रंग हो गया, जो शरीर के सामान्य लक्षण हैं उनको नियंत्रित करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं इन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं या फिर इन्हें हम स्वतंत्र गुणसूत्र कहते हैं। दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, अर्थात जिन्हें हम बोलते हैं लिंग गुणसूत्र। दोस्तों ये जो गुणसूत्र होते हैं ये मानव में लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं। यदि हम बात करें तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 44 गुणसूत्र
44 गुणसूत्र अर्थात 22 जोड़े। ये 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, ये तो होते हैं ऑटोसोम्स अर्थात स्वतंत्र गुणसूत्र। और इसके अलावा जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो होता है लिंग गुणसूत्र। और ये लिंग गुणसूत्र होते हैं क्योंकि लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, तो ये महिलाओं में और पुरुषों में अलग अलग होते हैं। महिलाओं में ये होते हैं XX और पुरुषों में ये होते हैं XY। जब हम लिंग निर्धारण वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में बात करेंगे। तो ये गुणसूत्र होते हैं, लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं और ये होते हैं X और Y। मनुष्य में जो महिलाएं होती हैं उनमें XX और पुरुष होते हैं इसमें ये XY पाए जाते हैं। इसके अलावा एक और आधार है जिसके आधार पर हम गुणसूत्रों को विभाजित कर सकते हैं और वो आधार है संख्या के आधार पर। अभी आपको शुरुआत में बताया गया था कि जो गुणसूत्र होते हैं वो सामान्यतः जोड़ों में पाए जाते हैं। जोड़ों मतलब युग्म में पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र हैं तो ये आपके 23 जोड़े गुणसूत्र बनते हैं। क्योंकि एक जोड़े में 2 गुणसूत्र होते हैं, इसी कारण मनुष्य को बोला जाता है कि जो मनुष्य की कोशिकाएं होती हैं वो द्विगुणित होती हैं। लेकिन जब इन्हीं कोशिकाओं में जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण से प्रत्येक जोड़े में से एक एक गुणसूत्र होते हैं वो अलग हो जाते हैं और बाद में जो युग्मक बनते हैं उनमें गुणसूत्र अकेले पाए जाते हैं अर्थात केवल 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसी कारण से उन्हें हम अगुणित गुणसूत्र कहते हैं। तो यहां पर देखो हैप्लॉइड मतलब अगुणित, इनमें एक सेट गुणसूत्र पाया जाता है और इसका उदाहरण है गैमेट्स अर्थात युग्मक। जो युग्मक होंगे चाहे से वो शुक्राणु हो और चाहे से अंडाणु, इन दोनों में ही आपके अगुणित गुणसूत्र होते हैं अर्थात n होते हैं। और इसी प्रकार से होता है द्विगुणित गुणसूत्र अर्थात 2 सेट में होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। और मनुष्य की जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं ये द्विगुणित ही होती हैं। तो इस प्रकार से हमने गुणसूत्रों को विभाजित किया है। पहला उनकी स्थिति के आधार पर 4 प्रकारों में, जिनमें है मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। फिर कार्य के आधार पर 2 भागों में, जिसमें से एक है वो है ऑटोसोम्स अर्थात स्वतंत्र गुणसूत्र और दूसरे हैं वो है आपके सेक्स क्रोमोसोम। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इनकी जो संख्या होती है उनके आधार पर हम अगुणित और द्विगुणित में भी इनको विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद में अंत में आ जाता है गुणसूत्र का महत्व। हालांकि गुणसूत्र के बहुत सारे महत्व होते हैं, लेकिन इनमें से जो मुख्य मुख्य महत्व हैं वो आपको बताए जा रहे हैं। जैसे पहला महत्व आनुवांशिक लक्षणों का वहन करता है, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। दोस्तों जब हमने डीएनए पढ़ा है तो उस दौरान आपको बताया गया है कि डीएनए के अंदर हमारी सारी की सारी आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। और हमने अभी पढ़ा है कि जो वो डीएनए होता है वो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर ही आपके गुणसूत्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से डीएनए होता है वो वास्तव में जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र की सहायता से ही जाता है या गुणसूत्र के रूप में ही जाता है। जैसे यदि आपको बात की जाए, आपको कहीं पर जाना हो तो आप किसी ना किसी वाहन का उपयोग करते हैं, तो इसी प्रकार से ये क्रोमोसोम इसके लिए वाहन का रूप में कार्य करता है। तो ये आनुवांशिक लक्षणों का वाहक होता है। इसके अलावा कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है। इसी के कारण गुणसूत्रों के आधार पर ही जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री या अर्धसूत्री प्रकार का होता है। इसके अलावा प्रोटीन संश्लेषण के निर्देश देता है। हमने प्रोटीन जो डीएनए था उस दौरान पढ़ा था कि जो डीएनए होता है उससे बनता है एमआरएनए, एमआरएनए से बाद में बनता है इससे प्रोटीन। तो प्रोटीन की सारी सूचनाएं हमारे डीएनए में है और डीएनए वास्तव में किस रूप में है? गुणसूत्र के रूप में। लिंग निर्धारण में अभी हमने पढ़ा है जीवों की निरंतरता में योगदान। अगर गुणसूत्र नहीं होंगे तो जो लक्षण होंगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाएंगे और जो मनुष्य है
उससे जन्म लेने वाले जो जीव हैं वो मनुष्य इसी कारण हैं, या किसी भी जीव से जन्म लेने वाले जीव हैं वो उसी के जैसे इसी कारण दिखाई देते हैं क्योंकि उनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। तो ये जीवन की निरंतरता को बनाए रखता है। इसके अलावा आनुवांशिक बीमारियों का कारण भी बनता है। तो हमें याद रखना है कि कई बार क्या होता है कि जब ये गुणसूत्रों की संख्या कम या अधिक हो जाती है तो उससे क्या हो जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि जो टर्नर सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, ऐसे ही आनुवांशिक रोगों के उदाहरण होते हैं और ये सब कुछ हम आनुवांशिक रोगों के दौरान देखने वाले हैं। इसके अलावा कोशिका के जो गुणधर्म होते हैं वो निर्धारित करते हैं। जो भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनके जो अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं वो गुणसूत्रों के कारण ही होते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हमारी प्रत्येक जो कोशिका होती है उसमें तो गुणसूत्र समान ही होते हैं, 46 ही होते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका में होता है, तो अलग अलग कोशिकाओं के गुणधर्म होते हैं वो अलग अलग कैसे होते हैं। तो इसके बारे में हमें पढ़ना होता है जीन की अभिव्यक्ति, अर्थात प्रत्येक जीन होता है वो प्रत्येक कोशिका में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करता है। इसके बारे में आप पीछे वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर इसके संबंधित वीडियो पड़ा हुआ है, तो आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। इसके अलावा शरीर की वृद्धि और विकास में भी भूमिका निभाता है। हमारे शरीर की जो वृद्धि हो रही है और विकास होता है इसमें गुणसूत्र की भूमिका होती है। तो दोस्तों ये सब कुछ हमने देखा है हमारे गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्र के प्रकारों के बारे में, गुणसूत्र की खोज किसने की है, तो ये सब कुछ हमने देखा है। इसके बाद में यदि हम देखें तो ये हमारा गुणसूत्र के बारे में सारी बातें आपको बताई गई थी। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ में आया है, कुछ आपके दिमाग में ऐसा लगा है कि इससे हमें कुछ फायदा होने वाला है, तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।